अब हम देखने वाले हैं लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। तो लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण में हम दो देखेंगे, एक तो लोकतंत्र के गुण देखेंगे और इसके अलावा हम लोकतंत्र के दोष देखेंगे। इन दो बिंदुओं के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। इसके दो पार्ट होंगे। उन दो पार्टों के अंदर एक पार्ट के अंदर हम लोकतंत्र के गुणों को देखेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोकतंत्र के जो दोष हैं उनके बारे में विचार करेंगे। इसके अलावा इनसे पहले के सारे पाठों के सभी पार्ट अपलोड हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख लीजिए। इसके अलावा आपके लिए नियमित टेस्ट पेपर भी चल रहे हैं, उनमें भी भाग नहीं लिया है तो आप प्लेलिस्ट में जो टेस्ट पेपर से संबंधित प्लेलिस्ट है उसमें चले जाइए और जाकर के टेस्ट पेपर को आप देख लीजिए। अध्याय संख्या 1 से 4 का बिग टेस्ट पेपर अपलोड हो चुका है और अध्याय संख्या 5 से 10 का जो अगला टेस्ट पेपर है वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो देखो अब शुरू करते हैं इसको। एक और ब्रक जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा बताई। क्या धारणा बताई? लज्जाहीन, यानी जिसको हम बेशर्म कह सकते हैं, जिसकी कोई शर्म नहीं हो। तो ऐसे ही जो ब्रक जैसे विद्वान है जिन्होंने इसकी आलोचना की है और आलोचना की कि इसमें लोग जो मर्यादा है, मर्यादा की जो सीमा है उस सीमा को पार कर जाते हैं। इसी कारण उन्होंने इसे लज्जाहीन कहा, क्योंकि लोगों के अंदर कोई मर्यादा ही नहीं होती। वो मर्यादा की जो सीमा है उस सीमा को पार कर जाते हैं, उनकी वाणी का वो विवेक से प्रयोग नहीं करते, तो इस कारण इसको लज्जाहीन कहा। तो दूसरी तरफ लावेल जैसे लोगों ने, जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन बताया, यानी कि जितने भी प्रकार की जो शासन प्रणालियां हैं उस शासन प्रणाली में लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। तो अतः इन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इनके गुण दोषों का, मतलब कि जो ब्रक ने इसको लज्जाहीन धारणा बताया वो सही है, किया जो लावेल ने इसको कहा कि यह सर्वश्रेष्ठ शासन है वो धारणा सही है। इन दोनों ही धारणाओं का हमें विवेचन करना है और विवेचन करने के लिए हमें इसके गुण और दोषों को, यानी इसकी अच्छी चीज़ें क्या है और इनकी खराब चीज़ें क्या है, उन दोनों को देखेंगे। या ऐसे कह सकते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, उन दोनों ही पॉइंटों को हम देखेंगे और फिर आलोचना की तराजू पर हम रखेंगे। उसके बाद ही हम निर्णय कर पाएंगे कि वास्तव में लोकतंत्र कैसा है। तो इसी में हम पहला पार्ट देखेंगे, लोकतंत्र के गुण, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कौन सी चीज़ें, इसका पहला पॉइंट हम देखेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो पहला इसका पॉइंट है सार्वजनिक हित में वृद्धि। तो लोकतंत्र क्या करता है? सार्वजनिक यानी जो सबका हित है उसके हित में क्या करता है? वृद्धि करता है। मतलब ये जन का हित है। सर्व यानी सभी जन, सभी लोगों का है, तो सभी लोगों के हित में क्या करता है? लोकतंत्र वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करता है इनको हम अगले इस पॉइंट के अंदर क्लियर करेंगे। जैसे पहला इन्होंने कह दिया, प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा करता है। कैसे? कि जनता अपने मत द्वारा, यानी जनता वोट देती है, चुनावों के समय जनता वोट देती है और वोट देकर के जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। वो राज्य में आपके विधायक हो गए और राष्ट्रीय स्तर पर आपके सांसद होते हैं। तो उनका संचालन कौन करती है? जनता। जनता ही इन प्रतिनिधियों को सुनेगी। तो जनता की तरफ से जो प्रतिनिधि शासन संचालित करते हैं, वास्तव में उसका संचालन किसके हाथ में? जनता के हाथ में। क्यों है जनता के हाथ में? क्योंकि अगर ये इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के प्रयास नहीं करते हैं, यानी जो जनता के हित के लिए, सभी जो जनता है उसके हित के कल्याण के लिए वृद्धि के कार्य नहीं करते, ऐसी योजना नहीं बनाते, ऐसी नीतियां नहीं बनाते जिससे अधिक से अधिक जनता का हित हो, और जो वायदे वो चुनावों में करते हैं उन वायदों को अगर वो पूरा नहीं करते तो जनता क्या करेगी? उनको दोबारा से हटा सकती है। तो इसलिए ये जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते, ये जिम्मेदार होते। इस कारण ये लोग क्या करते हैं? अधिक से अधिक जो सार्वजनिक हित में वृद्धि का प्रयास करते हैं ताकि जनता का इनमें विश्वास बना रहे और जनता इन्हें अगली बार फिर से, यानी भविष्य में इन्हें दोबारा चुन करके भेजे। क्यों? क्योंकि भविष्य में इनको पुनः चुनाव लड़ना होता है जिनका एक निश्चित समय होता है। हमारे देश के अंदर देखते हैं तो 5 वर्ष का अमूल्य समय है। 5 वर्ष बाद जब चुनाव होते हैं तो इन्हीं जनता के प्रतिनिधियों को दोबारा जनता के बीच में जाना पड़ता है जनता के समर्थन के लिए। तो इसी कारण इनको जनता के हित के काम करने पड़ते हैं। तो इसीलिए लोकतंत्र क्या होगा?
भाई जनता के अंदर हुआ तो जनता की ही हित में क्या करेगा, वर्दी करेगा, सार्वजनिक हित की वर्दी करेगा। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित के लिए शासन करते हैं और लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी यानी जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि दोबारा इनको फिर से जो चुनाव के समय जनता के बीच में जाना पड़ता है, इनको जनता को पूरा जवाब देना पड़ता है कि आपने अपने कार्यकाल के अंदर क्या किया, हमारे हित के लिए कौन सी बातें कही, उन बातों को जनता के सामने रखना पड़ता है, जनता को अपना हिसाब देना पड़ता है और इस कारण ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और अधिकतर जनता के सार्वजनिक हित में वर्दी का काम करते हैं। जैसे कि अभी राजस्थान सरकार ने अपना जो बजट जारी किया है तो इसमें देखो किस तरीके से लोक लुभावने वादे दिए, मतलब वो क्या है, सार्वजनिक हित में उन्होंने क्या किया, वर्दी का प्रयत्न किया, क्योंकि आखिर सभी जिम्मेदार किसके प्रति, जनता के प्रति। अब उपचुनाव होंगे तो उपचुनावों के अंदर फिर से सरकार को क्या जाना पड़ेगा, जनता के पास जाना पड़ेगा। तो जनता के पास जाने का पड़ेगा, जनता पूछेगी भाई हमारे लिए आप क्या कर रहे हो। तो इससे पहले सरकार ने उनके सार्वजनिक हित में वर्दी के लिए काफ़ी सारी, जैसे कहीं कॉलेजेस खोली है और भी बहुत सारी, जैसे रोडवेज में जो किराया फ्री किया, काफ़ी सारी सरकार ने योजनाएं लागू की है। तो दूसरा पॉइंट अब देखेंगे, कार्यकुशलता। कार्यकुशल शासन मतलब कार्यकुशल का मतलब अच्छी तरीके से काम होता है इस शासन के अंदर। तो किस तरीके से कार्यकुशल होगा, काम करने में कैसे ये शासन कुशल यानी दक्ष कह सकते हैं। तो लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली जितनी, जैसे चाहे राजतंत्र हो या तानाशाही हो, तो उनमें सबसे ज़्यादा कार्यकुशल कौन है, यानी काम को सही ढंग से, अच्छे ढंग से और समयानुसार करने वाला तंत्र वही है लोकतंत्र। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे कि इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती, जन यानी जनता का मत यानी जनता के विचार, जनता की राय जानते हैं जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि जनता की राय को लेकर के उसके माध्यम से ही नीतियां बनाते हैं। तो इस कारण ये किसके प्रति जिम्मेदार हो गया, जनता के प्रति। तो जनता के प्रति जिम्मेदार, तो इनको काम को, उन नीतियों को समय पर बनाना और समय पर इनको क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। तो लागू करने में इनको क्या मिलेगा, जनता का सहयोग मिलता है। तो जनता का सहयोग मिलने से ये क्या हो जाती है, ये प्रणाली लोकतंत्र कार्यकुशल हो जाता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी, वही जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। अतः शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की क्या करता है, कोशिश करता है। शासन यानी जो भी सरकार आखिर कौन है, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने शासन में कार्यकुशलता बनाए रखते हैं ताकि इनको जनता को जो जवाब देना पड़ता है उस जवाब को वो दे पाएँ और जनता उन्हें फिर से क्या करे, उनका चुनाव करे। नहीं तो जनता कहेगी भाई 5 साल बैठे आपने महोत्सव कर दिया, कोई काम नहीं किया, तो हम आपको किस लिए चुने दोबारा। तो जनता उनको क्या कर सकती है, इनकार भी कर सकती है। तो इस तरीके से जो लोकतंत्र है उसमें क्या करती है, कार्यकुशलता बनी रहती है और इसी कारण लोकतंत्र को हम कार्यकुशल शासन कहेंगे। अगला है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। कैसा साधन है, सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब सबको, सभी जनता को, सभी लोगों की शिक्षा का प्रबंध करता है। कैसे करता है, लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय का मतलब अपने विचार प्रकट करती है, विचार व्यक्त करती है ना, अपने विचार रखती हैं कि कैसी समस्याएं हैं, क्या काम होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। और सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों और आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत व्यक्त करती। अब देखो मत देती कैसे, इसके लिए अलग, जैसे राय प्रकट करती है या अपने विचार या अपना मत कैसे करती है जनता। तो जनता इसके लिए क्या करती है, जनमत निर्माण के जो साधन हैं, चाहे वो समाचार पत्र, टेलीविज़न, आजकल जैसे सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी जनता अपने विचारों को क्या करती है, या धरना प्रदर्शन या आदि किसी भी अन्य माध्यम से भी क्या करती है, अपना जो मत है जनता उसको क्या करती है, सरकार तक पहुंचाती है या ज्ञापन आदि के माध्यम से पहुंचाती है। इसके अलावा आम चुनाव जो हर निश्चित समय होता है, जैसे 5 वर्ष का जो समय निश्चित है उसके बाद होता है, या इससे पहले भी अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होता सरकार को, या अपना बहुमत खो देती है, तो उसको पहले भी चुनाव होते हैं। तो उन चुनावों के माध्यम से भी विभिन्न समस्याओं पर जनता अपना विश्वास या अपना मत प्रकट करती है। जैसे आज हम देखते हैं कि अपने देश के अंदर 2 लोकतांत्रिक पार्टियां, वैसे मुख्य रूप से अपने राजस्थान की बात करें, बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग, तो कांग्रेस और बीजेपी।
तो उसमें से जनता किसकी नीतियों का समर्थन करती है, चुनावों के माध्यम से बता दिए। क्योंकि जिस पार्टी को जनता बहुमत देती है, इसके माध्यम से जनता ये बताना चाहती है कि हम इस पार्टी की जो नीतियाँ उसको क्या करते हैं, हम समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी समस्याओं को सुनती है। तो इस तरीके से क्या हो गया, लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षा भी देता है कि किस तरीके से अपने अधिकारों, कर्तव्यों या फिर जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, लोकतंत्र के अंदर हमारा संविधान हमें क्या देता है, मौलिक अधिकार देता है। तो अधिकारों की रक्षा कब हो सकती है, जब अच्छी शासन प्रणाली रखेंगे और उनके प्रतिकूल अगर कोई काम करते हैं, है ना। जैसे आ गया सार्वजनिक नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के प्रति क्या रहेगा, जागरूक। क्योंकि वो किससे मिलते हैं, उनको संविधान से मिलते हैं। संविधान किसका चलेगा, लोकतंत्र में ही होगा, जिसमें जनता के अनुसार चलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि अगर जनमत इसके प्रति जागरूक नहीं है तो सरकारें ऐसे कानून बना देती है जिससे नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों के ऊपर विरोधाभास की स्थिति हो जाती है। लेकिन लोकतंत्र लोगों को क्या देता रहता है, सार्वजनिक शिक्षा देता रहता है। इस कारण नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या रहता है, जागरूक रहता है। उसको पता चलता रहता है कि मेरे अधिकारों या कर्तव्यों पर कहाँ चोट की जा रही है। तो अगर ऐसी चोट की जा रही होती है तो वो नागरिक यानी जनता क्या करती है, उसका विरोध करती है। तो इस तरीके से क्या देती है, ये राजनीतिक या कह सकते हैं सार्वजनिक शिक्षा का भी लोकतंत्र एक साधन है। और बड़े हितों के लिए छोटे हितों को त्याग करना भी सीख जाता है। नागरिक क्या सीखता है, बड़े हितों के लिए छोटे हितों को छोड़ना भी सीख जाता है। ये भी उसको शिक्षा किससे मिलती है, ऐसी सार्वजनिक शिक्षा इसी लोकतंत्र से प्राप्त होती है। अगला देखेंगे, इस गुण के कारण ही गेटल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला क्या कहा, स्कूल, यानी जिसको विद्यालय का। लोकतंत्र क्या सिखाता है, नागरिकता को जो सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाता है, ताकि नागरिक क्या करे, अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे, ताकि सरकार उनके ऊपर क्या करें, कुठाराघात नहीं करे। आज जैसे दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये किसान आंदोलन के प्रति लोगों में से जागरूकता किसने लाई, जागरूकता लाने का काम इसी लोकतंत्र ने ही किया। कि अगर सरकार आपकी राय नहीं मानती, आपके मत के उलट काम करती है, तो आप क्या कर सकते हो, सरकार के सामने अपनी समस्याओं का विरोध प्रकट कर सकते हो, ताकि सरकार को ऐसी नीतियाँ बनाए जो क्या हो, जनता के यानी सार्वजनिक के अधिकतर के सभी लोगों के हित में हो। तो ये सार्वजनिक शिक्षा भी कहाँ से मिलती है, लोकतंत्र से ही मिलती है। अगला देखेंगे, चौथा पॉइंट है नैतिक शिक्षा का साधन। तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये नैतिक भी अच्छी शिक्षा देता है। लोकतंत्र शासन पद्धति को नैतिक शिक्षा भी क्या करता है, प्रदान करता है। कैसे, ये भी देखेंगे अभी। लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावनाओं को क्या करता है, मजबूत करता है। इससे लोगों को नैतिक शिक्षा मिलती है और नैतिक शिक्षा के साथ व्यक्ति अपने पवित्र आचरण है उसको लिए भी व्यक्त होता है और वो जनता के लिए अधिक से अधिक हित करना चाहता है। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। जैसा भी अपने बहुत सारे राजनीतिक अधिकार मिले हुए, जबकि ये पहले अपने जो राजतंत्र या उसमें ऐसी कोई व्यवस्थाओं में, तानाशाही व्यवस्थाओं में नहीं प्राप्त होते थे। तो ये राजनीतिक अधिकार नहीं मिलने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व का भी विकास नहीं हो पाता था। तो इससे ये लोकतंत्र इसके लिए जरूरी है और वो कर्तव्य प्रिय भी हो जाता है। यानी देखो, जब नागरिक को क्या मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, तो वो अपना कर्तव्य का पालन भी अच्छी तरीके से करता है। तो इस तरीके की जो नैतिक भावना कैसे आती है, अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, दूसरे लोगों की भी क्या करना, मदद करना, परोपकार की जो भावना होती है, वो सारी भावना किससे आती है, लोकतंत्र के अंतर्गत आती है। क्योंकि इसमें लोग मिल बैठकर अपना काम करते हैं, तो सभी एक दूसरे की समस्या समझते हैं और उन समस्याओं को मिलकर, कोई बड़ी समस्या आती है तो मिलकर सामना करते हैं, या दूसरों के हित से संबंधित व्यक्ति त्याग करना भी सीख लेता है। तो ये सारी शिक्षाएं जो नैतिक शिक्षाएं हैं वो किन से आती हैं, लोकतंत्र से। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार के संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित, सार्वजनिक मतलब सबका, सबके हित का कार्य करने हित तक क्या हो सकता है, विस्तृत। संकीर्ण मतलब ओछी विचारधाराएं होती है,
वो विचारधारा जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपना हित चाहता है या फिर सिर्फ अपने परिवार का हित चाहता है, जबकि लोकतंत्र उसको सिखाता है कि अब आपका नहीं, आप किसका हित करिए, और भी लोग हैं, उन लोगों के बारे में भी विचार कीजिए, उनके लिए त्याग कीजिए या फिर उनके हितों की भी आप वृद्धि कीजिए। तो ये बातें जो नैतिक गुण है, ये नैतिक गुण कौन विकसित करवाता है? ये लोकतंत्री। और वो साथी नागरिकों के साथ क्या करता? सहयोग, क्योंकि लोकतंत्र में सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है, तो वो सहयोग होता है, सही सुनता, दूसरे को भी वो सम्मान देता है, उनके विचार भावनाओं आदि को वो सम्मान इसमें व्यक्त करता है। उदारता, उदारता बरतता है, किसी के साथ अपनी सख्ती नहीं करता, यानी अपने स्वार्थों को आगे नहीं लाता, अपने हित में ही दूसरों के हित के साथ ही अपना जो हित है उसको संबंधित कर देना, सहानुभूति जताता दूसरों के साथ, इसका व्यवहार करने लगता है, और अपना और पराये की जो भेदभाव है उस भेदभाव को भी समाप्त कर लेता है, और सबको क्या मान लेता है? अपना ही मान लेता है। तो इस तरीके की भावनाएं जो नैतिक शिक्षा है वो लोकतंत्र से ही आती है। आजकल हम देखते हैं कि जब बैठक होती है लोकतंत्र की, तो सारे लोग क्या करते हैं? साथ में जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, सहयोग करते हैं, और इस तरीके की बातें किस में आती है? आज लोग अपने जो परिवार से संबंधित या धर्म से संबंधित या लिंग से संबंधित जो संकीर्ण बातें, उन बातों को छोड़कर साथ में चलते हैं, मिलकर रहते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं, किसी भी सार्वजनिक विषय पर अपना मत देते हैं। ये सारी बातें इस लोकतंत्र से ही मिली नैतिक शिक्षा के कारण ही संभव हुई है। अगला हम पॉइंट देखेंगे वो है देशभक्ति की शिक्षा। बहुत बड़ी बात, बाकी कोई भी शासन व्यवस्था देशभक्ति की बात इतनी नहीं सिखाएगी जितनी आपकी लोकतंत्र सिखाएगा। देशभक्ति की शिक्षा दो की बात को या राष्ट्र प्रेम की बात को, राष्ट्र प्रेम और देश राष्ट्र प्रेम होगा तभी तो अपने राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति भक्ति होगी, या देश प्रेम कह सकते हैं इसको। इसकी शिक्षा भी लोकतंत्र देता है। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी क्या करता है? विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अभी तो किसकी? जनता की संपत्ति माना जाता है। तो इसी कारण जनता जब अपना धन होगा तो उसकी रक्षा के लिए सारे प्रयास करेंगे, है ना। तो अपना धन कौन है? जब जनता को पता है कि ये देश हमारा है। जबकि जब शासक वर्ग होता तो उसमें जनता के तो कुछ अधिकार नहीं होते, नहीं जनता के कुछ कर्तव्य होते। तो इस कारण वो जनता उस शासक से उतना लगाव नहीं रखती जितना लोकतंत्र में, क्योंकि लोग जो शासक वर्ग होता है राजतंत्र में तो राजा का मानी जाती है संपत्ति शासन की, जबकि लोकतंत्र के अंदर जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसकी मालिक कौन होती है? जनता। सारी शासन व्यवस्था उसकी भी मालिक कौन मानी जाती है? जनता। तो जनता की इसको जब लोकतंत्र को संपत्ति मानी जाएगी तो जनता इस अपनी संपत्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करेगी, और यही प्रयास क्या करेगी? इसकी रक्षा का प्रयास करेगी, और यही रक्षा का प्रयास, इसको अक्षुण्ण बनाने का प्रयास ही क्या है? देशभक्ति है, और अपने देश की रक्षा का प्रयास करेगी। तो देशभक्ति की शिक्षा देती है। तो हम देखते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। तो जब भी हमारे देश के अंदर संकट आया तो संकट के समय कैसे राष्ट्र प्रेम की भावना हमारे अंदर पैदा हुई, चाहे वो अभी गलवान घाटी की घटना हो, तो सारे देश के अंदर एक तरीके से जो चीन के प्रति गुस्सा उमड़ पड़ा था, हम लोगों ने चीनी वस्तुओं का बहिष्कार जैसी बातें करने लगे थे। तो ये क्यों आया? क्योंकि हम राष्ट्र को हमारा मानते हैं, सारा देश अपना है, तो और अपने देश की रक्षा का कर्तव्य अपना ही है, क्योंकि देश अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना भी कर्तव्य किसका है? अपना ही है, जनता का भी है। तो इस तरीके से ये क्या करता है? लोकतंत्र देशभक्ति की भी शिक्षा प्रदान करता है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनत्व की भावना का विकास होता है, और जब अपनत्व की भावना, प्रेम और अपनत्व की भावना होगी ना, तभी तो हम उसके प्रति क्या होंगे? समर्पित होंगे, और देश के प्रति समर्पित होना ही तो क्या है? देशभक्ति है। मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। और इसकी जगह राजतंत्र होता तो क्या है? आप देखते हो कि मध्यकाल के अंदर जब बहुत सारी सेनाएं इधर उधर गुजर जाती थी, हमला कर देती थी, लेकिन लड़ने वाले कौन था? एक ही वर्ग था। जो सेना होती थी राजा के पास या उसके सैनिक होते थे वही लड़ते थे, आम जनता इसमें सहयोग नहीं करती थी। आम जनता का उनसे कोई मतलब नहीं, उनको तो पता था चाहे ये राजा जाओ चाहे दूसरा राजा हो, हमें तो उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, हमें तो टैक्स दे करके ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जो लोकतंत्र है उसमें क्या करते हैं? अच्छी शासन व्यवस्था लाते हैं, और उसमें जनता के ऊपर कर व्यवस्था का उतना भार नहीं होता। तो
इसमें अंतिम रूप से जो सत्ता किसमें निहित होती है, जनता में निहित होती है, और इसी कारण जनता को क्या मिलती है, देशभक्ति की शिक्षा मिलती है। अगला देखेंगे क्रांति से सुरक्षा। क्रांति का मतलब क्या है, प्रचलित जो व्यवस्था होती है उसमें आमूलचूल बदलाव होना ही क्या है, क्रांति है। तो जब क्रांति की आशंका कैसे राज्यों में हो सकती है, ऐसे राज्यों में जहाँ शासन की शक्ति किसी एक विशेष वर्ग के हाथ में होती है, सबके साथ नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, किसी एक वर्ग के हाथ में होती है, जैसे कि पहले के समय में था, राजाओं के समय में था, शक्ति एक ही जो शासक वर्ग था उसके हाथ में हुआ करती थी। तो बाकी वहाँ पर क्या था, तो एक शासक वर्ग दूसरा शोषित वर्ग हो गया, उनका ऊपर अत्याचार होते थे, उनका शोषण होता था। तो इसी कारण जो बाकी वर्ग था उसका उस शासक या सत्ता या शक्ति से कोई लगाव नहीं रहता था, और जब भी उसके पास शासन के पास शक्ति होती तब तक बना रहता था, और जब उसकी शक्ति कमजोर होती तो लोग क्या करते थे, किसी दूसरी शक्ति को सपोर्ट कर देते थे और उसको हटाने में मदद करते थे। ऐसी स्थिति में उसका शासन भी क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन लोकतंत्र में इससे क्या, इससे उलट स्थिति है। इससे क्या है, विपरीत, यानी बहुत ही विपरीत का मतलब उल्टी स्थिति है, जिसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जनता का शासन है। तो जनता जैसे चाहेगी तो शासन वैसे ही चलेगा। कोई ऐसी अगर उलट विचारधाराएं आ गई या उलट कोई कानून बन गया तो जनता उसका विरोध कर देगी, तब क्या होगा, वो कानून चेंज कर देगी, क्योंकि आखिर प्रतिनिधि किसके वहाँ भाग लेंगे, जनता के ही, जो जनता के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो लोकतंत्र किसके प्रति, लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो कभी भी वो ऐसा काम नहीं करेगा या ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो जनता के प्रतिकूल होता हो, जनता के हित के क्या होता है, विरोध होता है। तो इस तरीके से क्रांति होने की संभावना या नगण्य होती है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने का, जैसे आज हम देखते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश, इसमें सबको अपने मत व्यक्त करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को अपना चुनाव लड़ने का हक होता है, या किसी पर किसी धर्म, व्यक्ति, लिंग, जाति आदि के आधार पर किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे लोगों के अंदर देश के प्रति क्या बनता है, एक सद्भावना बनती है, और उसी सद्भावना के कारण व्यक्ति क्या करता है, क्रांति या जैसे ये का एक जो विद्रोह होता है ऐसी बातें नहीं करता। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति, यानी सरकार की किसी बात से सहमत नहीं है, जनता उससे खुश नहीं है, तो नहीं होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना को कम करती है। हमने देखा कि पिछली बार अपने यहाँ बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जनता जो उन मुख्यमंत्री से खुश नहीं थी, तो इसी कारण जनता ने नारा लगाया था कि भाई हम इस तरीके की सरकार नहीं चाहते। तो अगले सरकार में उन्होंने सरकार बदल दी। अब जैसे कांग्रेस की सरकार आ गई, तो अगर सरकार, वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की सरकार है अपने गहलोत जी के नेतृत्व में, इस सरकार में अगर जनता के इरादों पर ये सरकार भी अगर खरी नहीं उतरी और जनता को लग रहा है कि ये सरकार हमारे हक के विरुद्ध काम कर रही है, तो जनता अगले चुनावों में इस सरकार को भी क्या करता है, बदल सकती है। तो इस तरीके से अंतिम जो शक्ति किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में। जैसे ही अगली सरकार तानाशाही बनेगी, जनता उसको बदल देगी, और जब हर सरकार क्या करती है, फिर से आने का प्रयास करती है, तो इसके लिए वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो किसी विशेष वर्ग या समुदाय के हित का पोषण करता हो। वो ऐसा काम करेगी, ऐसी नीतियां बनाएगी, ऐसे कानून बनाएगी जो सार्वजनिक यानी सबके हित की क्या करें, वर्दी करें। तो जब सबके हित की वर्दी करेगा, लोगों के कल्याण की योजनाएं बनाएगा, उन्हें लागू करेगी, तब क्या होगा, वहाँ क्रांति नहीं होगी। तो लोकतंत्र एक तरीके से क्रांति की संभावना को कम करता है, उसको समाप्त करता है। अगला जो पॉइंट संख्या 7 है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। कैसा है, समानता और स्वतंत्रता। समानता का मतलब आप जानते हो, सबको एक ही समान अवसर की उपलब्धता, किसी के साथ में अवसर की उपलब्धता, जाति, लिंग, धर्म, वंश आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना। और स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति अपना भाषण देने, अपना जो चाहे वो व्यवसाय करने, जो चाहे वो संघ बनाने, अपना संगठन बनाने, कोई भी कार्य करने, देश भर में कहीं भी निवास करने, ऐसी जो सारी स्वतंत्रताएं वो किस में होती है, सिर्फ लोकतंत्र में ही होती है। बाकी हमने राजतंत्र में देखा कि राजतंत्र में सारे लोग जागीरदार के, राजा का तो क्या उस जागीरदार के अधिकार में थे, और जागीरदार की अनुमति के बिना वो अपना गांव भी नहीं छोड़ सकते थे। और बाकी स्वतंत्र भाषण देना,
शिक्षा प्राप्त करना ये तो बड़ी दूर की बात थी, उनको दबा कर रखा जाता था। जबकि लोकतंत्र क्या करता, लोकतंत्र व्यक्ति की समता यानी समानता, सबको किसी में भेदभाव नहीं करता और स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता। व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, क्योंकि सबको एक जैसे कानून और एक जैसे अधिकार ही प्रदान करता लोकतंत्र। लोकतंत्र में एक ही संविधान होता है जैसे अपने देश के अंदर है, और भारत के सभी नागरिकों को एक ही तरीके के अधिकार हैं, सबको एक ही जैसी समानता है। किसी के साथ में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ण, वंश, देश, क्षेत्र या आदि किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। अपितु क्या किया जाता, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि यानी कानून की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में क्या करता है, विश्वास करता है। तो इससे क्या हो गया, लोकतंत्र है वो किस में विश्वास करता है, समानता और स्वतंत्रता पर। विधि जो कानून है हमारा देश का वो भी सभी के एक है, चाहे वो उच्च वर्ग का व्यक्ति हो या निम्न वर्ग का, अमीर हो या गरीब, सबके ऊपर एक समान होगा। और विधि का भी सबको क्या होगा, कानून का भी सबको क्या मिलेगा, समान संरक्षण मिलेगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा कि वो अमीर व्यक्ति उसके लिए अलग कानून हो और गरीब व्यक्ति के लिए अलग कानून हो, किसी जाति के लिए अलग कानून, किसी अन्य जाति के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं है। तो ये लोकतंत्र का एक बहुत ही विशिष्ट गुण है। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अपने न्यायपालिका की स्थापना। अब देखो हम देखते हैं कि हमने पूर्व वाले पार्ट के अंदर भी पढ़ा था कि लोकतंत्र के अंदर शासन के जो 3 अंग हमने देखे थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो देखो जो लोग चुनाव के अंदर जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो वो किसके सदस्य होते हैं, व्यवस्थापिका के सदस्य। किसके होते हैं, व्यवस्थापिका के। अब व्यवस्थापिका ही क्या बनाती है, विभिन्न प्रकार के कानून बनाती है, और व्यवस्थापिका में से इस कार्यपालिका का निर्माण होता है जो शासन को चलाती है, जिसको हम सरकार कह सकते हैं, है ना। और अगला जो तीसरा अंक है न्यायपालिका। तो हमारे देश के अंदर क्या किया गया, जो न्यायपालिका को न तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत रखा गया है न ही कार्यपालिका, बल्कि न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा है। वो किसी का पक्ष नहीं लेगी, वो पक्ष किसका लेगी, कानून का पक्ष लेगी। कानून क्या करता है उसके अनुसार वो क्या लेगी, निर्णय लेगी। मतलब हमारे अंदर जो तीनों ही अधिकार है, इन तीनों अंग है, तीनों अंग को अलग अलग स्थापित किया गया। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो अपनाया गया है। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अत्याचार से क्या करती है, बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। जैसे हम देखते हैं राजस्थान में पिछली गवर्नमेंट ने एक लोगों की जो विचार व्यक्त करने के अधिकारों पर रोक लगाने वाला एक कानून बनाया था, तो लोगों ने विरोध किया और आखिर सरकार को उस कानून को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। और जब न्यायालय तक मामला पहुंचा इसके विरुद्ध, तो न्यायालय ने भी उसको क्या कर दिया, असंवैधानिक कर दिया। ऐसे जब हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ने जब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके उसकी जगह न्यायिक आयोग बनाया, तो जब न्यायपालिका को लगा कि ये तो गलत है, इससे न्यायपालिका पर क्या करेगी सरकार, जो राजनीतिज्ञ है वो राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। तो इससे जो न्यायपालिका के अंदर जो राजनेताओं का उनका हद से प्रारंभ हो जाएगा और इससे लोगों को उचित न्याय नहीं मिलेगा। तो इस कारण क्या कर दिया, न्यायपालिका ने उस कानून को खारिज कर दिया। अभी किसान आंदोलन की बात कर लें तो किसान आंदोलन के जो कानून है, तो न्यायपालिका ने देखा कि इससे बहुत ज़्यादा गतिरोध बढ़ रहा है। तो इस गतिरोध को देखते हुए जो न्यायपालिका ने क्या कर दिया, उन कानूनों को कुछ समय के लिए स्थगित करवा दिया। तो ये कौन कर सकती है, स्वतंत्र न्यायपालिका ही ऐसा काम कर सकती है। और जबकि बाकी जगह राजतंत्र होता तो क्या, राजतंत्र में राजा ही न्यायपालिका है, राजा ही कार्यपालिका, राजा ही व्यवस्थापिका, सब कुछ जो अधिकार है एक ही शक्ति में केंद्रित होते हैं। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं, इसके सभी अंग स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। और जब भी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका ऐसा कानून, ऐसी नीतियाँ, ऐसा विधेयक बनाती है जिससे जनता का अहित होता है या जिससे जनता के प्रधान अधिकारों पर कोई चोट पहुंचती है, या हमारे संविधान के विरुद्ध होता है, या व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध होता है, या हमारी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसकी शरण ग्रहण कर सकता है, न्यायपालिका की शरण ग्रहण कर सकता है। और न्यायपालिका उसको क्या करती है, अपना अधिकार दिलाती है, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर उसका निहित है। चाहे वो किसी गैरकानूनी तरीके से व्यक्ति को बंदी बनाना, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या कर सकती है सरकार, उसके लिए
अपने न्यायपालिका, उसके लिए अलग अलग रिट भी जारी करने का अधिकार है। तो इस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हमारी क्या करती है, व्यक्ति के अधिकारों आदि की क्या करती है, रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित यानी गलत नीतियों का विरोध करने का साहस देती है, क्योंकि उसके पास रास्ता होता है कि गलत नीतियों का विरोध करे और न्यायपालिका की शरण ग्रहण करे। और शासन से उनके संवैधानिक मर्यादाओं का क्या कराती है, पालन कौन करवाती है, न्यायपालिका उन्हें आदेश देती है, और न्यायपालिका द्वारा दिया गया आदेश कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मानने के लिए क्या है, बाध्य है। तो इस तरीके से इस पर रोक लगाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, कला साहित्य संस्कृति एवं विज्ञान की प्रगति में सहायक। तो बाकी जैसे हम देखते हैं, हम पहले के समय ऐसी कला साहित्य के क्षेत्र में इतनी, वैसे देखो प्राचीन काल में कला साहित्य और इसमें क्षेत्र में हुई, लेकिन विज्ञान या फिर साहित्य में कहते हैं अच्छी तरीके से साहित्य लिखा गया तो एक ही पक्ष की उन्नति हुई। कला तो एक विशेष जो शासक परिवार या उनसे संबंधित चीज़ें थी उनसे ही हुई। और वैज्ञानिक जो कह सकते हैं विज्ञान के ऊपर उतना काम नहीं हुआ। तो ऐसा काम तब हो सकता है जब क्या हो, राजतंत्र हो। क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है, या अपने जब क्या हो, लोकतंत्र हो। राजतंत्र में तो नहीं होता, लोकतंत्र हो। तो लोकतंत्र में कला साहित्य विज्ञान या संस्कृति पर किसी प्रकार अनुचित मतलब गलत नियंत्रण नहीं होता। जबकि हम देखते हैं कि तानाशाही के अंदर और सैन्य तंत्र के अंदर और राजतंत्र के अंदर जो उस शासन व्यवस्था का तानाशाही रवैया उसका नियंत्रण होता है। जैसे आप चीन का उदाहरण ले सकते हो, चीन के अंदर ऐसी कोई कला साहित्य संस्कृति विज्ञान नहीं सीख सकते। अब जैसे भारत के अंदर गलवान घाटी की जो घटनाएं हुई थी, उस घटना में चीन ने काफ़ी समय तक तो अपने सैनिकों को स्वीकार नहीं किया कि हमारे सैनिक मारे गए। लेकिन अब उसने जब 5 सैनिक मारे जाने की पुष्टि की तो वहाँ के व्यक्तियों ने कोई ब्लॉग लिख दिया। अब ब्लॉग में उसने कहा था भाई इससे संख्या वास्तव में अधिक है, सरकार कुछ छुपा रही है। तो ऐसे लोगों पर क्या कर दिया, सरकार ने एक्शन ले लिया, उनको पकड़ करके उन पर मुकदमा चलाकर उनको जेल में डाल दिया। तो उनके ऊपर क्या है, ये सरकार का अनुचित नियंत्रण जैसा आसन। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे लोग किसी भी सरकार की गलत नीति का बेधड़क तरीके से क्या करते हैं, विरोध करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे और किसी माध्यम से। तो इससे क्या होता है, अपितु उसका विकास होता है इन सभी का। लोकतंत्र इन पर कोई रोक नहीं लगाता, बल्कि इनको मदद करता है, इनको ग्रांट देता, सहायता देता, अनुदान देता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायक तंत्र, वही अधिनायक तंत्र जो तानाशाही जिसमें एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं, में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है। जैसे अब म्यांमार में सैन्य शासन स्थापित हो गया, सारे व्यक्तियों के अधिकार तक उनके हाथ से चले गए। बाकी हिटलर शाही आदि हम पूर्व जो इतिहास के अंदर जो अपने जो विश्व इतिहास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि वहाँ विचार और कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती, कहाँ, इन अधिनायक वाले क्षेत्रों के अंदर। जबकि लोकतंत्र में विचार, किसी प्रकार का विचार व्यक्त करने, कर्म यानी किसी प्रकार का कार्य करने की आपको आज़ादी है। अतः अधिनायक तंत्र में कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता, और विज्ञान के विकास में वहाँ क्या आती है, बाधा आती है। बाधा कौन खड़ी करता है, वही लोग खड़ी करते हैं। कौन, अधिनायकवादी लोग ही इसमें खड़ी करते हैं। विज्ञान का प्रयोग किस क्षेत्र में करते हैं, सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने या अपने क्षेत्र में या लोगों पर अंकुश लगाने में ही उसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं कम्युनिस्ट देश इसका प्रयोग कर रहे हैं, या जहाँ भी सैन्य तंत्र है उन क्षेत्र के देश कर रहे हैं। अगला, संविधानवाद में आस्था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र का अलग से क्या होता है, अपना संविधान होता है, और उस संविधान के अंदर क्या करते हैं, आस्था रखते हैं। आस्था का मतलब विश्वास करते हैं। लोकतंत्र किसमें, संविधानवाद में विश्वास करता है। जैसे हमारे देश का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें हम क्या करते हैं, सारे आस्था व्यक्त करते हैं। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन पर क्या करता है, रोक लगाता है। स्वेच्छाचारी मतलब व्यक्ति अपनी इच्छा से शासन नहीं लगा सकता, अपनी मन मर्जी से शासन नहीं कर सकता। उसको शासन वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमारे संविधान में लिखित है। संविधान जिस हिसाब से उसको काम करने की छूट देगा, उसी दायरे में रह करके क्या करेगा, लोकतंत्र के अंदर जो सरकार है उस शासन को चलाएगी। और तो उसके स्थान पर किसका, विधि यानी कानून का जो शासन है उसमें विश्वास करता है। और वो एक ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करे, स्वीकार करे। तो वही हमारे जो संविधान के अंदर ऐसी बातें सभी अंगों की अलग अलग बातों को स्पष्ट कर दिया गया है। तो इसलिए हमारा लोकतंत्र क्या करता है, संविधानवाद में आस्था यानी विश्वास रखता है। अब सरल अर्थ में इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र निरंकुश जिसकी सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं, जबकि लोकतंत्र में तो जनता का अंकुश रहता है।
जनता का क्या रहता है, अंकुश रहता है, ताकि वो जनता के विपरीत या कोई गलत या अनुचित जो नीतियाँ वो नहीं बना पाता है। तो इस तरीके से क्या करता है लोकतंत्र, एक सीमित शासन में क्या करता है, विश्वास करता और शक्ति का विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। जबकि तानाशाही राजतंत्र आदि में क्या आता है, आदि शक्ति के केंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। जबकि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के कारण ही केवल केंद्र के पास शक्तियाँ नहीं, केंद्र ने राज्यों को अपनी शक्तियाँ दी हुई, राज्यों ने फिर क्या पंचायती राज और नगरीय जो शासन व्यवस्था है उनको अपनी शक्तियाँ दी गई है। तो इस तरीके से हर स्तर पर सत्ता का क्या किया, सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। तो ये अभूतपूर्व तरीके से लोकतंत्र की विशेषताएं, जिससे जनता अधिक से अधिक इसमें क्या करती है, हिस्सेदारी अपनी दिखाती है। अगला है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्र एक क्या है, बहुत ही शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम, जो अगला पॉइंट हमने देखा, और जब राष्ट्र प्रेम होगा तो सारा देश के लिए व्यक्ति मर मिट सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन भी क्या होगा, शक्तिशाली होगा। शासन कमजोर तब होगा जब क्या होंगे, राष्ट्र में विद्रोह होंगे। विद्रोह होने पर या असहमति होने पर भी राष्ट्र में क्या आएंगे, संकट आएंगे। जबकि राष्ट्र प्रेम होगा, ऐसी स्थिति में देश क्या होगा, एकजुट होगा, मजबूत होगा। ये जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता, संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में क्या करती है, संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। हमने देखा कि जब भी भारत के ऊपर संकट आया, चाहे वो पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न किया गया या चीन द्वारा उत्पन्न किया गया, सारी जनता ने क्या किया, इसके विरुद्ध में खड़ी होगी। अभी देखो ना, गलवान वाली घटना के बाद भी लोगों का किस तरीके से गुस्सा आ गया था। तो ये सारी बातें क्या करती है, एक देश को क्या करती हैं, शक्ति प्रदान करती है। विश्व शांति का समर्थक बाकी कोई नहीं होगा, क्योंकि राजतंत्र हो, तानाशाह अधिकतर सैन्य शक्ति अपना क्षेत्र विस्तार की नीति पर ही वो जोर देते हैं, और इसके लिए वो अधिकतर युद्ध उन्माद का ही करते हैं, यानी अशांति का कारक बनते। जबकि लोकतंत्र ऐसा नहीं, लोकतंत्र अपने साथ साथ में दूसरे के हितों का भी महत्वपूर्ण उसको महत्व देता है। जिससे हमने देखा राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र का इतिहास बताता है कि शासन प्रणाली समय समय पर विश्व शांति को खतरा उत्पन्न किया। हम भारत का ही देखें, कितनी सारी ताकतें हैं, किस तरीके से उन्होंने खून खराबा, कत्लेआम तक किया। कहीं शांति का सहन नहीं था, लोगों पर कितने सारे टैक्स लगा दिए, अकारण लोगों को सजाएं दी। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या हैं, अशांति उत्पन्न करती है कि देश में, विश्व में। इसका कारण है कि ये शासन प्रणाली सैनिकवाद, जैसे हम देख लेते हैं हिटलर था, मुसोलिनी था, उसने किस तरीके से इन व्यवस्थाओं के माध्यम से विश्व शांति को खतरे में डाल दिया था। सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति और विस्तारवाद में विश्वास रखती है, जैसे वर्तमान में चीन कर रहा है। चीन अपनी इसी तरीके की प्रणाली है, वहाँ साम्यवादी कम्युनिस्ट शासन है। तो इसके कारण वो क्या करता है, अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत जैसे देशों पर अपना क्या करता है, दबाव बनाए रखता है। तो इस तरीके से ये विश्व शांति के लिए एक तरीके से वो क्या है, खतरा उत्पन्न होता है। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, किंतु लोकतंत्र विश्व शांति और क्या करता है, सहयोग में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। इस कारण ये है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह किस में विश्वास करता है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में, यानी साथ साथ में रहो, शांतिपूर्ण तरीके से विश्वास करो, तुम भी जियो हम भी जिए, है ना। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व मतलब जियो और जीने दो की जो विचारधारा है, उसमें क्या करता है, अपना विश्वास, अपनी आस्था को क्या करता है, व्यक्त करता है। और राष्ट्रों के बीच होने वाले जो पारस्परिक विवादों को वार्ता यानी बातचीत के द्वारा, यानी इसके लिए किसी ताकत का बल नहीं प्रयोग नहीं करता, बल्कि बातचीत के द्वारा, विभिन्न समझौतों के द्वारा करने का, जैसे अपना देश करा है। पाकिस्तान के अंदर कहने को लोकतंत्र, लेकिन वहाँ की सारी शासन व्यवस्था सरकार चलाती है। तो इसी कारण वो क्या करता, हमेशा वार्ताओं का या समझौतों का पालन नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करता। जैसे उदाहरण ले ले, भारतीय प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाना था, तो पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से उड़ने की अनुमति नहीं दी। लेकिन अभी हम देखते हैं, कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन ही हुआ अभी, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीलंका की यात्रा पर जाते तो भारत ने अपने एयर स्पेस से उनको गुजरने की अनुमति दे दी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। हमारे देश में लोकतंत्र, इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है। और जब भी कोई जो बॉर्डर पर ऐसी घटनाएं होती है, तो मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर, जब भारत और चीन में अभी तनाव चल रहा था, तो 2 बार चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में आ गए थे। भले ही वो चीन ने दुर्भावना वंश भेजे हो या किसी खुफिया मिशन पर भेजे हो, लेकिन भारत ने मानवीयता, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों आदि का सम्मान करते हुए उनको वापस लौटा दिया था। तो ये सारी जो बातें थी वो थे हमने लोकतंत्र के गुण। तो अगले पार्ट के अंदर हम लोकतंत्र के दोषों को देखेंगे। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।